जी आया नूं खुशामदीद। तुसी ते तुहाडा परिवार हरदम रहे सेहतयाब। इसे दुआ दे नाल लै हाज़र हाँ मैं PTC न्यूज़ का एक खास उपराला डॉक्टर स्पीक, जिस विच वक्-वक् बीमारियां बारे मैं करदा वक्-वक् डॉक्टर्स नाल चर्चा ताकि सही समय ते मिल सके तुहानू सही सलाह। ते अज असी स्किन यानी त्वचा संबंधित बीमारियां बारे करांगे चर्चा। ते साडे नाल 3 डॉक्टर्स जुड़न वाले ने सुहाना हॉस्पिटल मोहाली तो। तो पहले साडे नाल जुड़ चुके हैं डॉक्टर दिव्या अरोड़ा, कंसलटेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर दिव्या जी आया नूं, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू निखिल। यहाँ के सभी व्यूअर्स को मेरा हाय। टुडे वी सिट हियर टू डिस्कस सम स्किन प्रॉब्लम्स। लेट अस सी व्हाट क्वेश्चंस ही हैज़ फॉर अस। बिल्कुल, अज बहुत सारे सवाल जिन्हों जो तुहाडे मनां दे विच भी ने उहदे जवाब भी डॉक्टर साहब वालों दिते जाणगे। तो डॉक्टर दिव्या, सब तो पहले तो जानना चाहांगा कि अपने आप में प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जे आम जबान में पूछिए तो किहड़े किहड़े मरीज़ ने जो डर्मेटोलॉजिस्ट कोल जांदे ने अपना इलाज करवाउण लई? निखिल, हमारी जो डिग्री का नाम है दैट इज़ डर्मेटोलॉजी, विनीरियोलॉजी एंड लेप्रेसी। तो बेसिकली स्किन की किसी भी बीमारी, जैसे कि स्किन की एलर्जीज़, स्किन के किसी भी हिस्से पे होने वाली एलर्जीज़, स्किन के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फोड़ी, फुंसियाँ, बाल तोड़, फंगल इन्फेक्शन जैसे कि दाद जो आजकल काफ़ी फैला हुआ है, वायरल इन्फेक्शंस, हर्पीज़ वायरस हो गया, कोविड रिलेटेड स्किन चेंजेस हो गए, इसके सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं। इसके अलावा पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स जैसे कि झाइयाँ, जो कि हमारी इंडियन स्किन में काफ़ी कॉमन है, हाइपोपिगमेंट्री डिसऑर्डर्स जैसे विटिलिगो, फुलवाड़ी जिसको बोलते हैं, जिसको आज तक माना जाता था कि कोई इलाज ही नहीं होता, अब वो उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। प्लस प्रेगनेंसी रिलेटेड स्किन चेंजेस, आपकी सिस्टमिक बीमारियां जैसे कि लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, इनकी वजह से जो स्किन पे चेंजेस आते हैं, कैंसर, स्किन कैंसर्स, बाकी कैंसर्स की वजह से होने वाले स्किन के चेंजेस को हम देखते हैं। इसके अलावा हेयर फॉल, हेयर ग्रेइंग, पोस्ट कोविड हेयर फॉल, फीमेल पैटर्न, मेल पैटर्न, नाखून संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, नाखून का टूटना, नाखून का फंगल इन्फेक्शन होना, डिस्कलरेशन होना, ये सभी मरीज़ हमारे पास आते हैं। मतलब जे मुकदी गल मैं कहां तो है कि जो बीमारियां तो आजकल लोग दो चार हो रहे हैं, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ है? कह सकते हैं एनीथिंग दैट इज़ अफेक्टिंग योर स्किन एंड इज़ अफेक्टिंग योर कॉन्फिडेंस, वी आर हियर फॉर यू। अच्छा जे मैम, मैं पूछना चाहां कि आजकल लेज़र या बोटॉक्स ਇਹਦੀ बड़ी चर्चा ਹੁੰਦੀ है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ तक ਇਹ ਸੇਫ है? क्योंकि बड़े सारे ਇਹਦੇ बारे मिथ्स भी ने, बड़ियां सारियां गल्लां भी कही जा रही हैं। निखिल, ये क्वेश्चन इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है बिकॉज डर्मेटोलॉजी एज अ ब्रांच बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रही है। ये बीमारियां हम ट्रीट कर रहे हैं, नई बीमारियां ऑफ कोर्स आ रही हैं, बट जो नया आया है उसके बारे में मैं बोलूँगी देयर आर 2 थिंग्स, वन इज़ एस्थेटिक्स और कॉस्मेटोलॉजी एंड देयर इज़ डर्मेटोसर्जरी। कॉस्मेटोलॉजी की जब बात करते हैं तो एनीथिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू, इट माइट नॉट बी अ डिज़ीज़, इट माइट बी बिकॉज ऑफ अ डिज़ीज़। जैसे चोट लग गई, चोट का स्कार है, आपको स्कार पसंद नहीं है, हमारी एसिमेट्री होती है फेस पे, एक चेहरे के एक साइड पे थोड़ा गड्ढा है, आंखों के नीचे हॉलोनेस है, झुर्रियाँ आ रही हैं, तो जो एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं जो आपकी लुक्स को इन्हांस कर सकते हैं, वो सारे कॉस्मेटोलॉजी में आते हैं। इसके अलावा नॉट जस्ट दिस, अब आजकल हेडेक्स होते हैं, क्रॉनिक हेडेक्स, उसमें हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। अनचाहे बाल हैं, उसमें हम लेज़र्स यूज़ करते हैं। तो जो फ्यू टेक्निक्स अगर हम नेम करें, यू आस्क्ड अबाउट सेफ्टी, तो जैसे कि PRP यूज़ होता है। PRP में हम पेशेंट का खुद का ब्लड लेते हैं, उसको मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हम प्लेटलेट्स निकालते हैं जो कि बहुत ही रिच हैं ग्रोथ फैक्टर्स में, वी इंजेक्ट इट, या तो हम सर में लगाते हैं बालों की ग्रोथ के लिए, या हम उनकी स्किन में लगाते हैं रिजुविनेशन के लिए। इट्स एब्सोल्युटली सेफ़। लोग बहुत डरते हैं कि इतने इंजेक्शंस सुन करके लगाते हैं, पेन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सिमिलरली बोटॉक्स की बात करें, कहने को वो एडवांसमेंट है, बट 25 साल पहले से वो अप्रूव टेक्निक है, बस आज वो हमारे सबके घरों में हमारी रीच में आ गई है। सुहाना हॉस्पिटल एंड ऐसे और कहीं हॉस्पिटल जहाँ पे हम ये सब अब हम आपको ऑफ़र कर पा रहे हैं। दीज आर इंजेक्शंस विच आर एब्सोल्युटली सेफ़। हर तरह के लेज़र्स हैं, लेज़र फॉर हेयर रिमूवल, लेज़र फॉर स्कार्स, लेज़र फॉर पिगमेंटेशन। आई थिंक देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड बिकॉज दैट इज़ वॉट वी आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर। जहाँ रिस्क है वो पेशेंट को समझाया जाता है एंड इट इज़ एज सेफ एज एनी अदर मेडिसिन। अच्छा मैम, एक मैनू पिछले दिन ही अपना कोई जानकार मिलया तो उन्हें मैनू कहा कि
ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੋਈ प्रॉब्लम है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ कहोगे? एब्सोल्युटली, ऐसे बहुत मरीज़ आते हैं, उनसे हम पूछते हैं वैक्सीन लग गई, बोले नहीं मुझे तो स्किन एलर्जी है। सी कोविड वैक्सीन इज़ लाइफ सेविंग, देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। स्किन की एलर्जी है उसके लिए हम बैठे हैं। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग स्किन एलर्जीज़ है तो कोविड वैक्सीन से वो फ्लेयर नहीं होंगी। अगर थोड़ी बहुत हो भी रही है तो इंसिडेंस इज़ एक्सट्रीमली लो। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को छपाकी निकल के आ रही है या थोड़े बहुत दाने फुंसी, बट जितनी भी अभी तक स्किन की एलर्जीज़ बढ़ी हैं या स्किन प्रॉब्लम्स आई हैं, दे आर वेरी माइल्ड विच कैन बी ईजिली कंट्रोल्ड। तो मेरा सबसे ये निवेदन है, एंड आई रियली वांट यू टू गो अहेड एंड गेट द कोविड वैक्सीन। डोंट वरी अबाउट योर स्किन एलर्जीज़, वी विल टेक केयर ऑफ दैम। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਟਿਪਸ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ? I think this is very important takeaway message from my side. स्किन को आप जितना प्यार देंगे वो आपको उतना प्यार देगी। अब बेसिक स्किन के रिजीम इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन। आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करिए, उसको धूप से बचाइए। वी आर इंडियंस, वी आर प्रोन टू टैनिंग। एक एसेंशियल है सनस्क्रीन, एक नाइट क्रीम 35 के बाद जो कि रेटिनॉल कंटेनिंग हो या एंटी एजिंग हो। उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक इशू है जैसे कि पिगमेंटेशन है तो हम विटामिन सी ऐड कर सकते हैं, ड्राइनेस है हम हाइलुरोनिक एसिड ऐड कर सकते हैं। इतना तो मेरे हिसाब से हम सबको अपनी स्किन का ध्यान रखना ही चाहिए। बालों की बात करें, रेगुलर वॉशिंग, मॉइस्चराइजिंग विद अ कंडीशनर या हेयर सीरम, प्लस बालों को प्यार से हैंडल करें, उनको ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ ना करें, केमिकल ट्रीटमेंट्स कम रखें, उसके बाद उनका बेसिक ध्यान रखें। नेल्स हेयर दोनों में ही प्रोटीन ज़रूरी है, सो वी कैन नॉट इग्नोर द डाइट एंड द रोल ऑफ एक्सरसाइज। सो आई थिंक अ गुड स्किन केयर regime, a good exercise routine and a healthy diet is just sufficient to give you a very good skin. Any specification in healthy diet? Healthy diet का green leafy vegetables, of course, that will help fight antioxidants. It has antioxidant property. It will help fight the pollution damage. Proteins for your hair and nails, and vitamin C, citrus fruits. आजकल I think immunity भी help कर ही रहा है, plus साथ में आपकी skin भी और अच्छी होती जाएगी। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਯਲ ਸਿੰਗਲ ਗਰਗ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਰਮੇਟੋਲੋਜਿਸਟ। ਮੈਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। थैंक यू सो मच निखिल जी। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਪਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਹਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ है पहले तो वो कारण की रहते हैं? एक्चुअली जैसे निखिल जी आपने मेंशन किया, एक्ने जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में मुहासे, कीलें या पिंपल्स कहते हैं, बेसिकली ये उन लोगों में ज़्यादा मिलता है जिनकी स्किन थोड़ी ऑयली होती है। बट इसका कोई स्पेसिफिक डिफाइंड एज ग्रुप नहीं होता। हम अगर देखें तो एक तरफ ये हमें नवजात शिशु में मिल सकता है जिसे हम नियोनेटल एक्ने कहते हैं, तो हमें मिडिल एज ग्रुप में मिल सकता है जिसे हम अडल्ट एक्ने कहते हैं। तो दूसरी तरफ ये हमें बुज़ुर्गों में भी मिल सकता है जिसे हम सिनाइल कॉमेडोन्स कह देते हैं। होता क्या है ना, हर एज ग्रुप का कारण अलग होता है, तो उसी हिसाब से इनका रूप स्वरूप भिन्न हो जाता है और ट्रीटमेंट करने का तरीका भिन्न हो जाता है। आपने, हम सब ने नोटिस किया है कि मेनली ये चेहरे को अफेक्ट करता है, बट पीठ पे, बाजुओं पे, हाथों पे भी बहुत कॉमनली मिल जाता है देखने को। और जैसे निखिल जी ने मेंशन किया कि हमें बहुत कॉमनली आजकल ये देखने को मिलता है, वैसे ही पेशेंट्स भी हमारे पास बहुत बार ओपीडी में आते हैं और हमसे पूछते हैं कि हमारे ज़माने में तो इतना कॉमन या इतना प्रॉब्लमैटिक या इतना सिवियर नहीं था एक्ने। हमें ये समझना है कि उस समय की जीवन शैली, इस समय की जीवन शैली में, खान पान में, रहन सहन में काफ़ी फ़र्क आ गया है। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस ले लेते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो ये फैक्टर्स भी काफ़ी हद तक एग्रीवेट करते हैं प्रॉब्लम। अब एक्ने ऐसी चीज़ है जो हर एक में अलग अलग तरीके का होता है। जैसे किसी में कॉमेडोन्स, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में आप लोग ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स कहते हैं, किसी के पस वाले दाने हो जाते हैं, तो किसी के नोड्यूल्स, जो गांठें हम कहते हैं, वो होते हैं। तो हर एक का ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होता है वो उसी के हिसाब से डिफ़र करने लगता है। तो मेन हमारा कहने का पर्पस ये होता है कि हमें एक्ने को
कि ये तो उम्र के कारण निकलने वाली चीज़ है, वो ना समझते हुए जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੰਪਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल जी। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਥ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, इसका कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, हर एज में इसके कारण अलग हैं, तो उसी हिसाब से हमें इवैल्यूएट करके इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बट जैसे निखिल जी मेंशन कर रहे हैं, कई बार क्या है, पेशेंट कहते हैं कि जी हमने तो सोचा अपने आप से बैठ जाएंगे, उसमें होता क्या है, स्किन में ना निखिल जी एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, स्किन में कोई बीमारी आएगी ना वो अपनी छाप छोड़ के जाती है। जैसे एक पस वाला दाना हो गया तो वो काला दाग छोड़ देगी, नोड्यूल हो गया तो वो स्कार छोड़ देगा। तो जब पेशेंट कई बार वो एक गैप छोड़ देता है कि अपने आप ठीक हो जाएंगे, तो बाद तक पोस्ट एक्ने जो हम कहते हैं, पिगमेंटेशन, स्कारिंग, दाग धब्बे, उनके चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए बस हम कहते हैं कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, जैसे ही दिक्कत स्टार्ट हो हमें ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਸਕ ਐਕਨੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸਕ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ सोशल डिस्टेंसिंग रख के बैठे हैं, ਤੁਸੀਂ घबराओ ना, पर ਇਹ मास्क एक्ने की चीज़ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी हमारे कोविड की देन है एक तरीके से। कोविड के कारण मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है और ये ज़रूरी भी है, बट कई लोगों को मास्क पहनने के कारण एक्ने निकलने लगा है। तो उसके कारण, इसके बेसिकली दो कारण होते हैं, या तो जो मास्क का मटेरियल है हमें उससे एलर्जी होने लगती है, या प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत देर तक मास्क पहनने से स्वेटिंग होती है, तो जो हमारे पोर्स हैं या डक्ट्स हैं वो क्लॉग होने लगते हैं, तो उसकी वजह से दाने आ जाते हैं। अब मास्क पहनना तो हम छोड़ नहीं सकते, वो तो हमें पहनना है, तो क्या किया जाए? पहली चीज़, छोटे छोटे टिप्स मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम कॉटन क्लॉथ का मास्क पहने, पहले आप कॉटन क्लॉथ का मास्क पहन लीजिए, फिर उसके ऊपर आप अपना N95 या जो भी मास्क पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। दूसरा, वो अपना मास्क जो है कॉटन का वो डेली वॉश करें, मास्क के नीचे हैवी मेकअप अवॉइड करें, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनको यूज़ करें। तो इन छोटी मोटी चीज़ों से हम काफ़ी हद तक मास्क इंड्यूस्ड एक्ने जो हम कहते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਪਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੋਮ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली हर पेशेंट, हर कोई सबसे पहले हमसे यही अप्रोच करता है कि कुछ घरेलू नुस्खे बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि घर बैठकर हमें क्या नहीं करना है। पहली चीज़ है कि हमें अपना पिंपल स्क्वीज़ नहीं करना। हमारे दर्शक भी जो हैं वो मुझसे अग्री करेंगे, जब भी कोई पार्टी या फंक्शन होता है उससे एक दिन पहले पिंपल ज़रूर निकल आता है, हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, उसको स्क्वीज़ करने लगते हैं, बट वो फ़ायदे की जगह ज़्यादा नुकसान करता है, मार्क छोड़ देगा या स्कार छोड़ देगा, तो बिल्कुल अवॉइड करो। सेकंड चीज़ जो हमें करनी है, बार बार मुंह नहीं धोना। एक्चुअली होता क्या है निखिल जी, जिनका ना ऑयली फेस होता है उनको बड़ा अच्छा लगता है मुंह धो के स्किन को ड्राई करना, बट प्रॉब्लम क्या आती है, ड्राई स्किन की वजह से सारा एसेंशियल ऑयल चला गया तो स्किन रीबाउंड फिनोमेना दिखा के और ऑयल बनाएगी और ज़्यादा एक्ने बनेगा, तो वो नहीं करना। तीसरी चीज़, जैसे इन्होंने मेंशन किया, पेशेंट दादी ने बता दिया, पड़ोसी ने बता दिया, कोई टूथपेस्ट लगा लेता है, गार्लिक लगा लेता है, उससे कि स्किन ना इरिटेबल होने लगती है, तो वो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। कोई घरेलू नुस्खे ऐसे हमें ट्राई नहीं करने हैं। मेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डाइट, खान पीन। जो हमारे खाना पीना है उसे अगर हम हेल्दी रखें, जैसे हम कहते हैं कुछ फूड जिसमें हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है वो अवॉइड करना है, जिनमें शुगर कम हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, उनको प्रेफर करें फूड को। अब हम ये पूछेंगे कि क्या कर सकते हैं, तो सनस्क्रीन रोज़ लगाइए, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए, और जिनको एक्ने रिलेटेड स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है उनको हैवी मेकअप डेली बेसिस पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मतलब जे आम तौर ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਧੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ वो रहेगी, ਉਹਦੇ बारे भी कुछ थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता है जी, जैसे मैंने मेंशन किया, बड़ा अच्छा लगता है कि फेस ड्राई हो गया ऑयली स्किन को, बट हमें अवॉइड करना है। हम हर एक्ने के पेशेंट को कहते हैं कि जेंटल क्लिनजर्स आते हैं, उनसे 2 बार फेस वॉश करना है।
एक बार आप सुबह धो लीजिए, एक बार आप शाम को वॉश कर लीजिए। इन बिटवीन अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो प्लेन पानी से, बट बार बार साबुन का इस्तेमाल ना करें। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ स्किन रिलेटेड हो ही गई है तो। एक्चुअली इसमें क्या हमें समझना है निखिल जी, जो ट्रीटमेंट होता है एक्ने का, सबसे पहले तो ये देखना एक्ने एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ हमारा फिजिकल एस्पेक्ट नहीं, हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी काफ़ी इफेक्ट करती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, तो हम उन्हें सबसे पहले ये काउंसल करते हैं कि स्ट्रेस जो है वो एक तरीके से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ाता है, तो और एक्ने बढ़ाएगा। तो पहली चीज़ पेशेंस रखिए, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर पे भरोसा रखिए। बाकी आपके एज के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम की सिवेरिटी के हिसाब से, आपके एक्ने के टाइप के हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था शुरू में कीलें, कॉमेडोन्स, उनके लिए हम ऑइंटमेंट्स दे देते हैं या कॉमेडोन एक्सट्रैक्ट कहते हैं, उनको निकाल देते हैं। अगर हमें पस वाले दाने हैं तो उनके लिए हम एंटीबायोटिक्स, ओरल रेटिनॉइड्स या कई बार पील्स भी ऑफ़र करते हैं। सब आपकी एज के हिसाब से दिया जाता है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट का टेंशन या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस का टेंशन नहीं लेना होता। बहुत बार एक्ने के साथ दाग या एक्ने के साथ स्कारिंग के साथ भी पेशेंट आते हैं, तो हम लोग उसमें टारगेट करते हैं कि पहले एक्ने ट्रीट करें, फिर उनका दाग धब्बे या फिर स्कारिंग को ट्रीट करते हैं। मेन तो हमें ये मानना है हमारा कि जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, उतना आसान ट्रीटमेंट है और उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਹਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਫੀਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹੀਏ ਸੋਜਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਫੀਨੈਸ ਆਫ ਆਈਜ਼, ਲੋਅਰ ਆਈਲਿਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਮਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾ ਫੈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਤ ਲੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸੋਜਿਸ਼ ਜੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਆਈਲਿਡ ਮਤਲਬ ਪਫੀਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਨ ਸਰਜੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਫੀਨੈਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਚੀਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਫੈਟ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਨਫੁਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਇਟਸ ਇਫ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵੀ ਪੇਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਲੂਇਸ਼ਨੈਸ, ਬਰੂਜ਼ਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਰੂਜ਼ਿਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਔਰਗਨਸ, ਬਾਕੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਏਜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੀਕਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੌ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਫੇਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਏਸਿਮੈਟਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਿਪਸ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਉਹ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਅਰਲੀ ਏਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਸ਼ੋਰਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਸੁਹਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਵੇਖਣਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਪੀਕ, ਸਿਰਫ PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।